हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड अनसोल्ड पेपर 2023 का ईएम सेट 2023 ईएम सेट का भाग दो। तो बच्चों, इस भाग में हम जितने भी यूपी बोर्ड में फिजिक्स वाले क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को देखेंगे और हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो बच्चों उसने पूछा फिर कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो हमने लिख दिया बच्चों, अवतल और उत्तल दर्पण किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा है। तो पहले पूछा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की हमें यहाँ परिभाषा देनी है बच्चों। एक तो वक्रता केंद्र की परिभाषा पूछी गई है और एक पूछी गई है मुख्य अक्ष की। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो बच्चों जैसा हमने ये खोखला गोला लिया था, इसके बाहर की तरफ क्या करी हुई थी, कलाई थी। तो जो इसका केंद्र रहा होगा इस केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरी परिभाषा पूछी गई है हमसे, मुख्य अक्ष। तो बच्चों मुख्य अक्ष कहते हैं किसे। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा है बच्चों, तो बच्चों गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, इसका सपोज पोल है और ये इसका केंद्र है, तो इससे जो ये सीधी रेखा जा रही है इस तरह से, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो पहले बच्चों इसने ये क्वेश्चन पूछा था गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा। इसके साथ साथ इसने एक हमें छोटा सा अंकित प्रश्न और दिया हुआ है बच्चों, देखते हैं वो अंकित प्रश्न भी। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो F बराबर बच्चों 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबे, तो H का मान, वस्तु की लंबाई दी हुई है बच्चों कितनी, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। वस्तु दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो U का मान कितना दिया हुआ बच्चों, जो भी 30 सेंटीमीटर ही है, 30 सेंटीमीटर पे है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति सारी चीज बतानी है। तो सबसे पहला बच्चों हमें V का मान ज्ञात करना है और फिर हमें H डैश का मान भी ज्ञात करना है। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के फोकस दूरी सूत्र से तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो F का मान कितना, 1/30 बराबर 1/V ज्ञात करना था और U का मान 1/30। प्लस था बच्चों, यहाँ माइनस रखा तो प्लस माइनस माइनस, और अगली लाइन में इस तरफ इसे ले आएंगे। तो जब हम इसे उठा के लाएंगे तो 1/30 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 30 बराबर कितना, 1/V। तो एलसीएम 30 ले लिया जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 1/V। तो कितना बचा, 2/30 बराबर 1/V। 30 15, 1/15 बराबर 1/V। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, V बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। जैसे बच्चों V का मान पॉजिटिव आया तो चित्र कहाँ चला गया होगा, वस्तु चली गई होगी दर्पण से पीछे की तरफ। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब हमें आवश्यकता पड़ रही है, V का मान भी हमारे पास आ गया, तो
हम निकाल लेंगे एच एच, यानी कि दोनों वस्तु चाहिए हमें बच्चों आई और आई। एक तो हमें आई एच डैश यानी कि एच का मान, और हमारे पास था v माइनस यू, किससे, माइनस के सूत्र से। तो हम लगा देंगे बच्चों इस सूत्र को, यानी आवर्धन m बराबर था दोनों का सूत्र। तो हमारे पास h डैश का मान हमें ज्ञात करना था। h का मान हमारे पास है बच्चों कितना, 5, माइनस v का मान हमें ज्ञात किया हुआ है कितना बच्चों, 15 सेंटीमीटर, और u का मान हमारे पास खुद से था माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल, h डैश बराबर 15 गुना 5 बटे 30, 15 दूनी 30। तो h डैश बराबर 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर बच्चों। जब 2.5 सेंटीमीटर आया वस्तु की लंबाई, पहले कितनी थी बच्चों, 5 सेंटीमीटर की वस्तु थी, अब उसका प्रतिबिंब कितने पे बना, 2.5 का बना। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर दूर, दर्पण के पीछे कितना, 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि v का मान कैसा है बच्चों, पॉजिटिव आया, तो कैसा, आभासी, आभासी, सीधा, तथा कितना, जो मान हमारा इसका है कितना, 2.5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो बच्चों हमें केवल एक बात देखनी थी, v का मान जैसे हमारा पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आ जाने के बाद कहां बनना था, दर्पण के पीछे बनना था, और कैसा, आभासी और सीधा बनना था। अब हमें केवल ये देखना था कि कितना बड़ा बनेगा। तो हम वस्तु को देख पाए थे, कितने वस्तु कितनी की थी, 5 सेंटीमीटर की थी, और प्रतिबिंब कितने का गया, आधा बना है, यानी 2.5 सेंटीमीटर का। तो बच्चों टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ संबंजन क्षमता, आंख की संबंजन क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, संबंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि नेत्र लेंस क्या कर रहा है बच्चों, उसकी वो क्षमता जिससे वो क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को, जो उसकी फोकस दूरी से उसे क्या कर रहा है, समायोजित कर रहा है, यानी कम या ज्यादा। तो बच्चे सभी जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत तक है। तो बच्चों इसके बाद इसने क्वेश्चन को आगे दिया हुआ है, 2 प्रश्न दिए गए हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना था जब वस्तु लेंस कितना, 2f फोकस दूरी पर हो, और जब वस्तु 2f और अनंत के बीच हो। तो बच्चों देखते हैं इसका भी डायग्राम। तो बच्चों जब उत्तल लेंस लिया गया होगा, ये वस्तु है a और b, और वस्तु को हमने कहाँ रखा बच्चों, 2f पे रखा। तो यहाँ से वस्तु वक्रता केंद्र से गुजरते हुए प्रतिबिंब किस पे बना होगा, 2f पे बना होगा, यानी कि ये बना दिया होगा a डैश और b डैश। तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो बच्चों प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। उन्होंने कहा है इस बार क्वेश्चन, इसका बी पार्ट इसने दिया है, वस्तु 2f और अनंत के बीच हो। तो इस बार वस्तु बच्चों 2f2 और अनंत के बीच में रखी हुई है, तो प्रतिबिंब अब की बार कहां बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनता है, बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, तथा वस्तु से
छोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 4 नंबर में। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, समांतर क्रम का एक सवाल है, देखते हैं। तो बच्चों पहला था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में प्रतिरोध का समांतर क्रम में 2 लाभ। तो बच्चों पहला लाभ है प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम रहता है। यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो प्रतिरोध है उसका तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम रहे, जिससे व्यय शक्ति का मान कैसा हो जाए बच्चों, न्यूनतम ही रहता है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो भी कैसा रहे, समान रहता है। प्रतिरोध के बीच सिरों के बीच विभवांतर कैसा रहे बच्चों, समान रहता है। तो बच्चों इसमें एक आंतरिक प्रश्न और दे रखा है, वो भी देखते हैं। तो बच्चों आगे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा गया है दिए गए प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के प्रवाहित संपूर्ण धाराओं का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक एक धारा के साथ चलना है हमें, तो ओम के नियम से चलेंगे बच्चों। ओम के नियम से तो हमें धारा का मान काटना था, तो हमने सूत्र पढ़ रखा बच्चों V/I इक्वल टू कितना बच्चों, R। यदि हम यहाँ से I का वैल्यू निकाल लें तो I1 बराबर I क्या हो जाएगा बच्चों, 1 पे रख लेंगे हम इसे V/R से। तो जब हम इसमें समांतर क्रम लगा रहे हैं तो R1 हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए I1 V कितना है बच्चों, 8 है, और R1 का मान कितना दिया हुआ, पहले नंबर पे 8 है, 8 एकम 8, तो धारा बनी 1 एम्पियर। इसी प्रकार I2 के लिए विभवांतर 8 ही रहेगा बच्चों, विभवांतर सभी के लिए। दूसरा मान दे रखा 12, तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो इसे जब हम हल करेंगे तो 0.66 एम्पियर के आसपास बन जाएगा। 3 I3 निकालना 8 बटे धारा अब भी 24 है, 8 एकम 8 और 8 दिया 24, तो 1/3 यानी सब डिवाइड करेंगे तो 0.33 के आसपास बनेगा एम्पियर में। तो बच्चों जब हम कुल धारा की बात करेंगे तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 1 प्लस 0.66, और इस नंबर को बच्चों जब 6 जाता जा रहा था तो हम इसे 7 भी कर सकें, तो 0.7 कर लेंगे इसे, ताकि हमें जोड़ने में थोड़ी आसानी रहे, और ये 0.33, तो ऐड करेंगे तो लगभग 2 एम्पियर के आसपास इसकी धारा आ जाएगी। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन दे रखा था इसने 4 नंबर में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो 2023 EAMCET बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।